गुड इवनिंग। एक बार पुनः आप लोगों का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस ऑफिशियल फेसबुक पेज से मैं आप सबों का तहे दिल से वेलकम करता हूं। और आज हम लोग पुनः, जैसा कि प्रत्येक दिन हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे का टॉपिक देखा करते हैं, तो आज हमारे सामने 2 दिन का हिस्ट्री ऑफ द डे होगा। एक 29 अप्रैल का और दूसरा 30 अप्रैल का। तो आज का दिन स्टार्ट करने के पहले आप लोगों का कमेंट लेना चाहूंगा। सोनू जी जुड़ गए हैं, अमन कुमार चौरसिया गुड इवनिंग, सोनी कुमारी। अच्छा, एक सुधार कर लेंगे आप लोग कि पिछली कक्षा में हम लोग हमसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर एक डेट मिस हो गया था, उसको आप लोग ठीक कर लेंगे। वो होगा 28 दिसंबर 1885। और एक पिछले दिन का क्वेश्चन ऑफ द डे था जिसका जवाब सोनी कुमारी ने सही से दिया था। सवाल था कि 1909 का 1909 का जो अधिनियम लाया गया था, तो 1909 का अधिनियम किस कमेटी की सलाह पर लाया गया था? तो इसका जवाब सोनी कुमारी के द्वारा सही से दिया गया था। सोनू जी आ गए हैं, अमन कुमार भी जुड़ गए हैं, राम भूषण प्रजापति गुड इवनिंग, रुक्मणी भी आ गई हैं, चंदन कुमार यादव भी आ गए हैं, और लोग जुड़े। तो 1909 का जो अधिनियम लाया गया था, यह अरुणडेल समिति की सलाह पर लाया गया था। अरुणडेल समिति। आज आप लोग का अमन जायसवाल बल्लू गुड इवनिंग। आज आपका फिलहाल सवाल है कि ताइवान का पुराना नाम आप लोग टाइप करके बताएंगे कि ताइवान को पहले किस नाम से जाना जाता था। ताइवान का पुराना नाम क्या है? क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग जवाब दें। मोलू साहब भी जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग। ताइवान का पुराना नाम बताना है आपको। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे अभी फिलहाल है आपके लिए। अभी तुरंत बताना कमेंट करके कि ताइवान को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, क्योंकि 29 अप्रैल कल के दिन ये हिस्ट्री ऑफ द डे में शामिल है। बल्लू का आंसर सही आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ है फिर भी ठीक है, ऑप्शन से आप पकड़ लेंगे। क्लास को स्टार्ट किया जाए, तब तक आप लोग कमेंट करके बताएंगे जवाब। राजकुमार, आप ताइवान की राजधानी बता रहे हैं राज जी, अच्छी बात है। राजधानी एक नई जी के आपने दी है। चलिए, ताइवान का पूरा नाम बताया आप लोग, तब तक स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखा जाए 29 अप्रैल के हिस्ट्री ऑफ द डे यानी कल में हमने सबसे ऊपर रेड फोर्ट लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर परीक्षा में जो सवाल आता है, वैसे तो बहुत सारा सवाल आएगा, जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लाल किला कहां स्थित है? तो दिल्ली में। कभी कभी पूछ बैठता है कि दिल्ली में, किस दिल्ली में, पुरानी या नई दिल्ली में? तो याद रखेंगे कि यह लाल किला ओल्ड पुरानी दिल्ली में स्थित है। पुरानी दिल्ली में एक जामा मस्जिद और एक लाल किला, ये 2 महत्वपूर्ण चीज, और तीसरा याद रखें कुतुब मीनार। लाल किला, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद, ये 3 पुरानी दिल्ली में है। तो चूंकि इतिहास में इसे शामिल करने का मुख्य वजह था, 1639 ईस्वी में 29 अप्रैल के दिन ही शाहजहां के द्वारा, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा इसकी आधारशिला रखवाई गई थी, इसलिए रेड फोर्ट को शामिल किया गया है। तो रेड फोर्ट पुरानी दिल्ली में स्थित है। 1639 में यह बनना स्टार्ट हुआ और लगभग 10 वर्षों तक, अर्थात 1648 तक यह बनकर तैयार हो गया था, याद रखेंगे आप। दूसरा, ताइवान, जिसका सवाल पूछा गया आपसे, आप कमेंट करके बताएं। ताइवान 29 अप्रैल को 1661 ईस्वी में मिग वंश, चीन के मिग वंश का कब्जा हो गया था ताइवान के ऊपर।
29 अप्रैल के दिन। तो एक सवाल यहां से पूछा गया आपसे, इसका पुराना नाम क्या है? ताइवान का पुराना नाम। नेक्स्ट टॉपिक, शायद कुछ कमेंट आया आप लोग का। राजकुमार जी गुड इवनिंग। जौहर परवेज गुड इवनिंग। राजकुमार राजधानी बता रहे हैं आप, जौहर सही है, हम भी उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। अमन कुमार चौरसिया का आंसर सही है, वाह बिल्कुल राजकुमार आपका बिल्कुल आंसर सही है। अंजलि चौबे का भी आंसर सही है, रुक्मिणी का भी आंसर सही आने लगा। चलिए ठीक है, तो ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा है, बिल्कुल सही है आप लोग का। 29 अप्रैल के दिन सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखेंगे 1939 को 1939 ईस्वी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था त्रिपुरी में। त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास पड़ता है। इसी तो सवाल पूछता है कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939, जो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का भी वर्ष है। इस त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहां से एक सवाल और बनता है कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस का, याद रखेंगे, एक 51वां अधिवेशन हुआ था और यह जगह था हरिपुरा, जो गुजरात में पड़ता है। तो कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1938 ईस्वी में हरिपुरा में हुआ था और इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, याद रखें। जब 1939 ईस्वी का दौर आया तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध की सुबुगाहट स्टार्ट हो चुकी थी, तो सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि यह सही वक्त है जब अंग्रेजों के खिलाफ हमें कार्रवाई को और तेज कर देनी चाहिए, और गांधी जी इसके सपोर्ट में नहीं थे। तो चूंकि 1938 का तो अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, जब 39 का समय आया तो सुभाष चंद्र बोस ऐसा चाहते थे कि कांग्रेस की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करे जो अन्य लोगों के समक्ष झुके नहीं। और जब कोई सामने नहीं आया तो सुभाष चंद्र बोस ही तैयार हो गए कि हम अध्यक्ष पद हम ही आगे संभालेंगे, मेरे द्वारा ही संभाला जाएगा। जिसका विरोध करते हुए गांधी जी ने एक अपने उम्मीदवार, जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, इनको सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ मैदान में खड़ा कर दिया। ऐसा माना जाता था क्योंकि गांधी के ये समर्थक हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, किंतु लगभग 300 मतों से ये चुनाव हार गए थे। उस वक्त का चुनाव ये हार गए, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। और ये पहला ऐसा वक्त था जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव कराया गया था। जब बोस की जीत हो गई और पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो गांधी जी इस घटना से काफी दुखी हुए और उन्होंने एक संकेत दिया कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। और सुभाष चंद्र बोस किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि वो गांधी की भावनाओं पर ठेस पहुंचाए, और इस हिसाब से 1939 में 29 अप्रैल के दिन इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तीसरी घटना है राजा रवि वर्मा, इनका बी लिखा, बी फॉर बर्थ। 1848 में, याद रखेंगे आप, कि 1848 में 29 अप्रैल के दिन इनका जन्म हुआ था। इनसे दो महत्वपूर्ण सवाल निकलता है। एक, राजा रवि वर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखेंगे पेंटिंग या चित्रकारी से है, पेंटिंग या चित्रकारी से है। और दूसरा सवाल पूछा गया था, राजा रवि वर्मा किस रियासत के चित्रकार थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आंसर याद रखें, ट्रावनकोर। राजा रवि वर्मा ट्रावनकोर रियासत के चित्रकार थे। नेक्स्ट, उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिनका 1919 में 1919 ईस्वी में 29 अप्रैल के दिन जन्म हुआ था। इनसे सवाल है कि इनका ताल्लुका किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखेंगे कि उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी के पुत्र का नाम है जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन और इन दोनों का संबंध याद रखेंगे तबला वादन से है। जाकिर हुसैन साहब इनके पुत्र हैं, तो उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी और जाकिर हुसैन दोनों का संबंध तबला वादन से है।
यहाँ एक नाम लिखा गया है पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर और उस्ताद अल्लाह रखा ये साथ में संगत किया करते थे। तो आपको जवाब बताना है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। यह एक सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट, 29 अप्रैल के इतिहास में आंद्रे अगासी का 1970 में बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। बस इनके ऊपर सवाल, दो महत्वपूर्ण सवाल बनता है। आंद्रे अगासी का संबंध किस खेल से है और किस देश से यह संबंध रखते हैं। तो आंद्रे अगासी याद रखेंगे टेनिस, क्योंकि टेनिस की प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है, एक टेबल टेनिस, एक लॉन टेनिस। तो यदि यहां कुछ नहीं लिखा जाए, केवल टेनिस लिखने का मतलब होता है लॉन टेनिस। तो आंद्रे अगासी का संबंध लॉन टेनिस से है और यह देश होगा यूएसए, अमेरिका। यह अमेरिका के स्टार टेनिस प्लेयर हैं। 2001 में इन्होंने स्टेफी ग्राफ से शादी की थी। तो याद रखेंगे, एक सवाल यहां भी बनता है कि स्टेफी ग्राफ का संबंध किस खेल से है। तो स्टेफी ग्राफ भी लॉन टेनिस ही खेलती है। बस एक इन पे अलग सवाल यह बन जाता है कि स्टेफी ग्राफ किस देश की हैं। तो याद रखेंगे जर्मनी, जहां के कि हिटलर भी थे। अगला 29 अप्रैल में है इल्तुतमिश का, कल 29 अप्रैल को यहाँ डी लिखा हुआ, डेथ 1236 में। तो चूंकि इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक माना जा सकता है, आराम शाह के बाद यह गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश का दामाद भी था और गुलाम भी था। तो इल्तुतमिश का कार्यकाल है, शासन काल है 1210 से 1236, ये याद रखेंगे। परीक्षा में बहुत पढ़िया, बहुत सारी किताबों में 1211 से 1236 भी लिखेगा। तो एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा, और ऑप्शन में 1210 भी दिया गया और 1211 भी दिया गया। जब ऐसा ऑप्शन दे तो 1210 आंसर करना है। यदि एग्जाम में 1210 ऑप्शन में ना रहे तो 1211 करना है। तो इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 रहा और 29 अप्रैल के दिन ही इसकी मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश। इससे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का वैध सुल्तान कहा जाता है, जिसे खलीफा के द्वारा 1229 ईस्वी में स्वीकार्यता प्रदान की गई थी। और 29 अप्रैल को ही अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस भी मनाया जाता है। तो ये इतना सवाल 29 अप्रैल के सहारे हमारे समक्ष है। अब आज 30 अप्रैल का इतिहास पढ़ने के पहले आपका जवाब देखना चाहूंगा कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। कितनों का जवाब आया है? आनंद जी, सत्यम, जौहर, राजकुमार जी, अमन जायसवाल, हाँ बिल्कुल सही है कि रेड फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद है और मोती मस्जिद पर भी सवाल पूछता है कि दिल्ली का मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया। तो दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा, और आगरा का जो मोती मस्जिद होगा वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। मोलू शाह, बिल्कुल सही जवाब। बल्लू कुमार का भी जवाब सही है। आनंद जी, आपका जवाब सही नहीं है, संतूर से इनका संबंध नहीं है। राजकुमार जी, तबला। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि आप किसके बारे में बता रहे हैं। अल्लाह रखा, कुरैशी और जाकिर हुसैन का संबंध तबला से, तो आंसर आपका सही ही होगा। राजकुमार जी भी ठीक है, सही आ गया। मोलू शाह का भी, बल्लू का भी, अंजलि चौबे का, सालू सैंकी का भी सही है, रुक्मिनी का भी सही है। सुल्तान जी, बांसुरी को थोड़ा ठीक कर लेंगे, बांसुरी नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 30 अप्रैल के इतिहास की तरफ। तो आज के इतिहास में सबसे पहली घटना है कि आयुष्मान भारत दिवस। आज आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 2 साल पहले 2018 में, याद रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना एक कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था भारत में। 30 अप्रैल 2018 को इसमें कहा गया था कि जो निम्न आय वर्गीय लोग हैं उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष उनके ऊपर 5 लाख स्वास्थ्य लाभ देगी कि यदि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें 5 लाख की सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो यहां से सवाल बस एक ही याद रखें कि आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। एक सवाल यहां आपके लिए ऐड कर देना चाहूंगा कि आयुष एक स्पेलिंग है
AYUSH आयुष एक मंत्रालय होता है, शायद यहां दिखाई नहीं पड़ रहा तो इधर AYUSH एक मंत्रालय भी है भारत सरकार का, आयुष मंत्रालय। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस आयुष में एस जो दिखाई पड़ रहा है, एस का क्या फुल फॉर्म होता है, एस का फुल फॉर्म आपको बताना है। सुल्तान खान जी, चलिए, तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 30 अप्रैल को ही 2018 में आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ किया गया। आपको जवाब बताना है कि आयुष एक मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय में एस का क्या तात्पर्य होगा। आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल अर्थात आज ही फातिमा बीबी, इनके ऊपर काफी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की, आप कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बताना है आपको। इसका जवाब जो कमेंट करके सही सही बताएगा उसी की जानकारी मानी जाएगी कि बिल्कुल सही है। आगे 30 अप्रैल के दिन ही शायद किसी का जवाब आया है, नो आइडिया सर, कोई बात नहीं। सालू सैंकी का आंसर बिल्कुल सही आ गया आयुष को लेकर के। मोलू शाह का आंसर आ रहा है, एक आंसर आना स्टार्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन। उम्मीद है कि और भी लोग जवाब देंगे, तब तक आगे बढ़ा जाए। एंटोनिया गुटेरस, आज उनका जन्मदिन है और आज के इतिहास में मैंने इनको इसलिए शामिल किया है कि इनके ऊपर सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनी थी यूएनओ। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनाया गया और इस यूएनओ के ये वर्तमान महासचिव हैं, जो कि नवे महासचिव भी हैं। ये सवाल करंट अफेयर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव का नाम एंटोनिया गुटेरस है, जिनका संबंध पुर्तगाल से है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और ये यूएनओ के नवे महासचिव हैं। यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। बल्लू जी का भी आंसर आ रहा है। चलिए, अंजलि जी का भी आंसर आ गया, राजकुमार जी का भी आंसर आ गया, रमन जी का भी आंसर सही है, सुल्तान जी का सही है, सालू सैंकी, राजकुमार, रुक्मिणी कुमार शाह। चलिए, रमन जी का भी आंसर है, अंजलि चौबे का भी आंसर सही आ रहा है आयुष को लेकर। गणित सोनी कुमारी, विनोद प्रजापति का भी आयुष को लेकर सही है। विनोद जी का भी आंसर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो सस्पेंस को थोड़ा दूर किया जाए। अब तक के प्रश्नों में केवल एक ही जवाब सही है, वह है रुक्मिणी का, कि सुप्रीम कोर्ट में, यहां आप लोग ध्यान देंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक महिला मुख्य न्यायाधीश कोई भी नहीं बनी है, याद रखेंगे आप, केवल न्यायाधीश बनी है। मुख्य एक वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया, ध्यान रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी भी महिला को सौभाग्य नहीं मिला है कि मुख्य न्यायाधीश बने। तो इस हिसाब से फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने का रिकॉर्ड इनके पास है। ये इस पर बिल्कुल भी आप लोग गौर करेंगे। तो एक सवाल यही से पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग का नाम सुने होंगे आप लोग। तो इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग की पहली महिला अध्यक्षा का नाम बताना है। यदि आपको पता हो तो चुनाव आयोग की पहली महिला अध्यक्षा का नाम बताएं। तो फातिमा बीबी को लेकर किसे शामिल किया गया था आज के इतिहास में कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। आयुष को लेकर के भी आंसर आ रहा था, बहुतों का जवाब सही है। आयुष में ए का मतलब होता है आयुर्वेदा। वाई के बारे में यदि आप बताएंगे, ए का मतलब हो गया आयुर्वेदा, वाई का मतलब यदि हो तो कमेंट करके बताएं कि वाई क्या होगा, यू क्या होगा। यदि आपको पता हो तो आप आगे के सभी शब्दों का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आयुष में हिंट्स मिल चुका है कि ए आयुर्वेदा और एस का आंसर आपको आ चुका है। आगे चला जाए।
दादा साहब फाल्के जो भारतीय सिनेमा के पितामह माने जाते हैं, इनका 30 अप्रैल 1870 को जन्म हुआ था, इसलिए इनको शामिल किया गया है। भारत की पहली फिल्म जो बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में, इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। आगे हिटलर को शामिल किया गया 30 अप्रैल के दिन। जैसा कि हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ भी रहे थे कि हिटलर और एक नाम यहाँ पे था साथ में, मुसोलिनी का, जिन्हें कि तानाशाही की दुनिया में करण अर्जुन के नाम से जाना जाता था। तो 30 अप्रैल 1945, यहाँ साल याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का वर्ष होगा कि 30 अप्रैल के दिन हिटलर अपने पत्नी के साथ इवा ब्राउन के साथ खुद को गोली मार लिया था। और इसके 2 दिन पहले 28 अप्रैल 1945 को मुसोलिनी की हत्या कर दी गई थी। तो हिटलर और मुसोलिनी, यह जर्मनी का तानाशाह है और नाजीवाद का संस्थापक है हिटलर। महमूद गजनवी 1030 ईस्वी में, याद रखिए कि 1000 से लेकर के 1000 से 1030 के बीच में इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था इसने। तो 30 अप्रैल के दिन ही इसकी मृत्यु हो गई थी। जॉर्ज वाशिंगटन को शामिल किया गया है। 30 अप्रैल के दिन ही 7 लिखना है, 8 लिखना है, 9 लिखना है और इसके पहले 1 लगा देना है। तो 1789 तैयार होता है। शायद जवाब किसी का आया है? विनोद जी का सही है, राजकुमार जी सही है। क्लास 7 बजे से मेरा क्लास प्रत्येक सप्ताह में टीटीएस में होता है। टीटीएस का मतलब हो गया मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 7 बजे। प्रत्येक सप्ताह में हम आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे आपकी सेवा में। विद्यार्थी परिषद भी लगी हुई है अपनी सेवा में। वाह, सुल्तान खान का आंसर बिल्कुल सही आ गया इलेक्शन कमीशन को लेकर के, बहुत अच्छा सुल्तान। गणित का भी आंसर आ गया है, अमन जायसवाल भी, राजकुमार जी, सालू सैंकी का वाई, यू और एच का तो बिल्कुल सही है। सुल्तान जी, रुक्मिनी का भी सही आ गया, वाह। तो इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की जो पहली महिला अध्यक्षा माना जाता है वो VS रमा देवी को, VS रमा देवी। तो आज से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वाले सवाल में आप लोग गलती नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश पूछे तो कोई नहीं बना है आज तक। आयुष में ए का मतलब, तो ए का मतलब आयुर्वेदा होता है। वाई का मतलब बाबा रामदेव जी का योग और नेचुरोपैथी माना जाता है। यू का मतलब यूनानी माना जाता है और एस मतलब सिद्ध और एच का मतलब हैनीमैन, इनके जनक है होम्योपैथी। यह इलाज करने की एक प्रथा है, एक व्यवस्था है जिसको मिला करके आयुष बनाया गया है। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, यह आयुष का पूर्ण रूप हुआ। अब आगे बढ़ा जाए तो जॉर्ज वाशिंगटन 30 अप्रैल में ही 1789 को अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे और इस प्रकार से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी हैं। 7, 8, 9 के पहले 1 लगाना है और यह साल फ्रांस की क्रांति का भी याद रखेंगे। आगे खुदीराम बोस को लेकर के, मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर, याद रखेंगे कि खुदीराम बोस और इनके एक साथी थे प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के एक मजिस्ट्रेट थे, किंग्सफोर्ड के मजिस्ट्रेट थे, उन्हीं की बग्घी पर बम फेंक कर उन्हें मारने का प्रयास किया था। बाल बलों बच गए थे और उसी के जुर्म में खुदीराम बोस को, याद रखेंगे, आज ही के दिन 1908 में इन्होंने बम फेंका था, अप्रैल महीने में, याद रखेंगे। और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी और ऐसा माना जाता है कि जब इन्हें फांसी दी गई तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले ये जीके बना दिया इन्होंने कि सबसे कम उम्र में किसको फांसी दी गई थी, तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। तो इस प्रकार 29 और 30 अप्रैल के इतिहास के सारे हम लोगों ने कम से कम 100+ प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। अब आगे मुख्य टॉपिक पर चला जाए। तब तक आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? आपके लिए एक सवाल है, आप गूगल भैया का भी सपोर्ट ले सकते हैं, बट प्रयास करें कि यदि आए तो केवल 10 सेकेंड का वक्त आपको दिया जाएगा जवाब देने के लिए।
अब आज का जो टॉपिक होगा, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि जो आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, इसके अलग अलग फेजों को हम लोगों ने देखा। अब जो हमारा मुख्य मकसद यह होगा कि पॉलिटी को आगे बढ़ाने के पहले एक ऐसा बेस तैयार किया जाए जिससे ईयर या वर्ष या इतिहास में बहुत परेशान करेगा कि वर्ष या ईयर कैसे याद रखा जाए। वाह बल्लू कुमार, अंजलि का भी आंसर सही है। सुल्तान बिल्कुल सही, अंजलि का भी सही, बल्लू का भी सही है। गणित सोनी बल्लू सबका जवाब एक ही आ रहा है। अंजलि सैंकी, इन सब में जो जवाब सही है, अंजलि चौबे का जवाब सही है। 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चले आगे बढ़ा जाए। तो वर्ष को कैसे याद रखा जाए, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा हमें, तब पॉलिटी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि 1899 ईस्वी से लेकर और 1950 भारत के गणतंत्र बनने तक में भारत के वायसराय कौन कौन रहे। उन वायसराय के ऊपर सवाल प्राय पूछा जाता है कि पिछली कक्षा में पूछा गया था आपसे कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस वक्त गवर्नर या वायसराय कौन था। दूसरा, गांधी के राजनीतिक उदय के समय यानी कि किस गवर्नर जनरल के समय गांधी जी का राजनीतिक उदय हुआ था। और एक सवाल था होम रूल लीग को लेकर पूछा गया था कि होम रूल लीग आंदोलन किस गवर्नर के समय प्रारंभ किया गया था। लता का भी, अमन चौरसिया, राजकुमार, चलिए रुक्मिणी का भी जवाब सही आ गया है, ठीक है 1951। तो इन सारे में एक प्रमुख प्रॉब्लम यह आया था कि होम रूल लीग आंदोलन 1960 में प्रारंभ हुआ था और होम रूल लीग आंदोलन के समय जो था पोस्ट चेंज हुआ था। तो यहां पर हमें डेट याद रखना पड़ेगा। तो डेट था 4 अप्रैल का, कि 4 अप्रैल के दिन एक गवर्नर हटते हैं और एक गवर्नर आते हैं। तो फिलहाल हम एक लिस्ट तैयार करते हैं कि 1899 से 1950 तक भारत के वायसराय कौन कौन रहे। इन सारे लिस्ट को देख लिया जाए। तब पॉलिटी को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो याद रखिएगा, पहले एक आप कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। 18 शायद दिखाई पड़ रहा है यहां से, 1899 याद रखिए, ये 19वीं शताब्दी का लास्ट वर्ष है यह। और यहां से ऐसे करेंगे और ये हो जाएगा 1905। फिर 1905 से आप याद आगे बढ़ेंगे तो 1910, 1910, 1910 के बाद बढ़ते हैं शायद कुछ 1951, गणित जी 1951 है। अश्विनी गौरव भी जुड़ गए हैं। चलिए आगे देखा जाए तो 1899 से 1905, 1905 से 10, 10 से याद रखेंगे 1916, 16 से 1921, 1921 से 1926, 1926 से 1931, 1931 से 1943 और 43 से 1947 शायद दिखाई पड़ रहा होगा, और 1947 से 1948, और 1948 से हम बोल लिया जाए तो 1950। ये टोटल काउंट किया जाएगा तो गैप बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी लगभग 11 वायसराय या गवर्नर जनरल बनेंगे 1899 से 1950 तक। अब इनको पहले याद करने के पहले इन वर्षों को माइंड में सेट कर लिया जाए तो आप गैप देखेंगे कि सबसे पहले यह गैप होता है 6 सालों का। 1899 को याद रखेंगे आप, ये लैंडमार्क ईयर होगा। तो यहां से 6 साल, फिर आप गौर करेंगे तो 5 साल का कार्यकाल होगा, फिर गौर करेंगे 6 साल का कार्यकाल, फिर आगे गौर करें 5, फिर गौर करें 5, फिर गौर करें तो 5। यहां पे अब थोड़ा चेंज हो गया होगा,
तो यहां मिस्टेक हो गया, यहां पे 31 से 36, 36 से 1943, और 1943 से यहां मोड़ लिया जाए थोड़ा, तो 1943 से 1947, 47 से 48, और 48 से 1950, ये रहेगा हमारा। तो यहां से देखेंगे पहले 6 सालों का, फिर 5, फिर 6, फिर 5, पुनः 5, पुनः 5, और फिर पुनः यह 5 का आएगा। तो 10, 16, 21, 26, 31, 36, 43, फिर यहां पुनः मिस्टेक होगा, 43 से 47, 48, ठीक है। 5 यहां देखेंगे आप तो 7 ईयर्स का होगा, इसको आगे देखा जाएगा, यहां तक छोड़ दिया जाए। तो यहां इस पैटर्न को देखा जाए तो पहले 6, 5, 6 का 3 पैटर्न तैयार होता है, और 6, 5, 6 के बाद आप देखेंगे तो लगातार आपका 5 का पैटर्न बनेगा, और उसके बाद फिर 7 या आगे देखा जाएगा। तो 1899 से 1905 जो देखा जाए तो ये 1905 की प्रमुख घटना आप याद रख लेंगे, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन। तो 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल होगा। बंगाल विभाजन से लेकर के और दिल्ली दरबार के ठीक 1 साल पहले 1910 तक का देखा जाए तो यह हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है, सॉरी लॉर्ड मिंटो द्वितीय है यहां पे। और 10 से 16 जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाएगा तो इस बीच में हार्डिंग द्वितीय आएंगे, और 16 से 21 देखा गया था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह को याद रखिए कि चंपारण सत्याग्रह में चेम्सफोर्ड आ गए थे। 16 से 21 तक के बीच जो भी घटना होगा चेम्सफोर्ड के समय होगा। यहां रीडिंग का कार्यकाल होगा 21 से 26, और 26 से 31 इरविन, और 31 से 36 वेलिंगटन, और 36 से 43 देखिएगा तो लिथगो का नाम आएगा, लिथगो। तो यहां तक के लिए एक कॉन्सेप्ट ऐसे पहले बनाया जाए कि ट्रिक ले लिया जाए, और फिर इस ट्रिक के सारे याद किया जाए। तो ट्रिक होगा हमारा कर, मीन, हार, चेन, रीड, इर, वेली, लिन, माउंट राज। क्योंकि एक से एक ट्रिक आपके समक्ष उपस्थित होगा। इसी संदर्भ में मेरे द्वारा भी एक छोटा सा प्रयास किया गया कि ताकि आपको 1899 से 1950 तक के सारे गवर्नर्स का कार्यकाल याद कराया जा सके, क्योंकि इसी घटनाक्रम पर हमारा पॉलिटी या हिस्ट्री भी आगे बढ़ेगा। तो कर का मतलब लॉर्ड कर्जन, मीन मतलब मिंटो द्वितीय, हार मतलब हार्डिंग सेकेंड, चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इन मतलब इरविन, वे का मतलब वेलिंगटन, दूसरा ली मतलब लिन, कर मीन हार चेम रीड इन वेली। ये पूरा वेली का मतलब जो होता है वेलिंगटन, लिथगो, वेबल, और माउंट का मतलब माउंट बेटन, और राज का मतलब सी राजगोपालाचारी। तो इनके कार्यकाल को या शासनकाल को याद करना होगा। तो ट्रिक होगा हमारा, एक तो पहले इसका नामकरण से एडजस्ट कर लेंगे, और दूसरा कि पहले 6 साल 1899 से 1905, फिर 5 साल, फिर 6 साल, और फिर लगातार 4 बार 5-5 का गैप लिया जाएगा। तो केवल आप इस चीज को याद रखेंगे। दूसरी तरह से यहां पर फिर इसको आगे बढ़ाया जाए, आप जवाब देकर बताएंगे कि जब यदि आपसे पूछा जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
जिसे कि आरटीसी भी कहा जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय यदि पूछ लिया जाए कि वायसराय का नाम बताइए, तो ऐसे सवालों में दो सवाल पूछा गया, एक तो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब और उस बीच में किस गवर्नर का कार्यकाल आता है। तो कमेंट करके बताएंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के वक्त भारत का वायसराय कौन था। हाँ, 31 से 36 छूट गया था, चूंकि वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है इसलिए इसको हटा दिया गया है। लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही आनंद। राजवीर जी गुड इवनिंग। अमन चौरसिया सही है। रमन जी का तो आंसर आ रहा है। सुल्तान खान बल्लू, चलिए इरशाद जी का भी आंसर आ रहा है, आनंद जी का भी आ रहा है, सुल्तान खान का भी, अमन जायसवाल, मोलू जी का, अंजलि चौबे का। चलिए अब इस प्रश्न में डाउट कहां हो रहा है वो देखा जाए। अब यहां देखा जाए तो 26 से 31 गोलमेज की बात की जाए तो याद होगा 1930, 1931 और 1932 ये पहला गोलमेज सम्मेलन का साल है, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है और यह तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। तो अब यहां देखा जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का साल है 1931 और 1931 में देखा जा रहा है कि वेलिंगटन यहां पर इरविन हट रहे हैं और वेलिंगटन आ रहे हैं। तो डाउट यहीं से उत्पन्न होता है। शायद किसी का कुछ आंसर आया हो। सैंकी का भी आंसर आ गया है, राजवीर जैक का भी आंसर आ गया, रुक्मिनी का। चलिए सोनी कुमारी का भी आंसर आ रहा है 1911। हार्डिंग 2 क्यों बता रही है? ठीक है, अब यहां स्पष्ट है कि चूंकि आपके सामने लिखा गया है कि इरविन और वेलिंगटन और 31 है, एक जार है और एक आर है, और यही ठीक डाउट जो हुआ था पिछली क्लास में होम रूल लीग को हुआ था। होम रूल लीग को लेकर के हुआ था कि 16 में जब ये घटना घटित हुई थी तो 1916 में देखिए हार्डिंग द्वितीय का जाना और चेम्सफोर्ड का आना है। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, या तो महीना, और यदि महीना से भी नहीं निकलता हो आंसर तब जाना पड़ता है डे के ऊपर। तो 1931 में आरटीसी प्राय याद रखेंगे कि यह सितंबर से दिसंबर के आसपास हुआ करता था यह, और आपको पता होगा तो ये इरविन साहब तब तक गवर्नर के पद से हट चुके थे 31 में, तो इसका जवाब होगा वेलिंगटन। तो केवल आप यह कार्यकाल याद रखेंगे, घटनाओं को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो उस हिसाब से फिर सारा कुछ आपको याद कर लेना होगा, ताकि फिर 1909 का जो अधिनियम लाया जाएगा, आप सभी आगे पढ़ना है कि 1909 का जो अधिनियम आएगा उस अधिनियम का नाम क्या होगा और किस गवर्नर के टाइम लाया जाएगा। पुनः हम लोग पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम और फिर पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम, और इसी 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान का विकास मुख्यतः प्रारंभ होगा 1935 के अधिनियम से। तो फिलहाल आप कमेंट करके बताएं 1909 और 1919 के समय गवर्नर कौन, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। क्यों? 1909 में आपको दिखाई पड़ रहा होगा 5 से 10 मिंटो द्वितीय, तो स्पष्ट हो गया कि 1909 के समय मिंटो द्वितीय होंगे, और इसका नाम भी था 1909 के अधिनियम का दूसरा नाम होता है मार्ले मिंटो सुधार। तो ये मिंटो कौन हो गए, उस वक्त के वायसराय हो जाएंगे। फिर 1919 पूछे तो 1919 में स्पष्ट हो कि 16 से 21 चेम्सफोर्ड है, और इसका नाम भी था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये लगभग सबको पता है 1909 और 1919 का। यदि आपसे पूछ दे कि 1935 के अधिनियम के वक्त भारत का वायसराय का नाम बताएं, तो यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि 1931 से 36 के बीच कौन था, वेलिंगटन थे। तो यह वेलिंगटन के समय लाया गया था। तो ऐसा सवाल बहुत सारा पूछा जाता है, कुछ सवाल इसी संदर्भ में आपसे कर लिया जाए ताकि इसकी जानकारी आपको भी हो जाए कि इसको कैसे याद रखा जाए। तो आप जवाब देंगे यदि आपसे पूछा जाए कि 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस वक्त गवर्नर कौन, तो पूरा आंसर स्पष्ट होगा 16 से 21 दिख रहा होगा। तो इसमें महीना या डेट याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस चार्ट को याद रखेंगे, इसी के सारे हम लोग आगे कहानी को बढ़ाएंगे। आपसे एक सवाल है कि
कि जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो दो सवाल यहां पर पूछेगा आपसे। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था, एक सवाल प्रारंभ कब हुआ था, और दूसरा सवाल कि उस वक्त के वायसराय का नाम। क्योंकि यह नहीं लिखा हुआ है इसलिए सवाल पूछा गया आपसे। चलिए बताइए आप लोग, कमेंट करके बताएंगे। और सर 9 में मिनटो ठीक है, 19 में चेम्सफोर्ड है, मार्ले मिनटो सुधार ठीक है। अभी भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था और उस वक्त के वायसराय का नाम बताएंगे आप लोग। किसी का जवाब अब तक नहीं आ रहा है। मोलू शाह जी का आंसर आ गया, आनंद जी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। और यदि यहीं पर एक सवाल ऐड कर दे रहा हूं आपके लिए, एक सवाल यही रहेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन अंग्रेजों के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो 3 सवाल आपके लिए ऐड कर दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, उस वक्त वायसराय का नाम, और जिस दिन यह स्टार्ट हुआ था उसी दिन सुबह एक ऑपरेशन चलाया गया, और इसी ऑपरेशन के तहत बहुत सारे नेताओं को की गिरफ्तारी की गई थी। तो आप उस ऑपरेशन का नाम बताएंगे। सुल्तान जी ठीक है, साल सही है, या हो तो आप लोग डेट बताएं, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्लू का भी ठीक है, सैंकी का भी ठीक है, डेट बताइए, इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बल्लू गिरी क्या है, बल्लू अपने आंसर को स्पष्ट करो कि गिरी क्या लिख रहे हो। रमन जी का तो आंसर लग रहा है सही कुछ आ रहा है, अंजलि का भी सही है, रमन का भी सही है, राजकुमार का भी सही आ रहा है, सैंकी का भी सही, लगभग सबका सही आ रहा है। चलिए, यहाँ डेट को लेकर डाउट होता होगा, चूंकि यहाँ स्पष्ट है, दिखाई दे रहा होगा कि 36 से 31 लिनलिथगो रहे थे, तो लॉर्ड का या वायसराय का नाम तो स्पष्ट है कि लॉर्ड लिनलिथगो थे। दूसरा सवाल है कि यह कब हुआ था, तो याद रखेंगे 9 अगस्त लिखना है आपको, 1942। इसके कहानी को भी आप आगे हम लोग समझेंगे। तो 9 अगस्त होगा, और ऑपरेशन का नाम पूछे तो ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर चला के अंग्रेजों ने कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसी क्रम में गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था और अन्य नेताओं को किया गया था। इस घटना को हम लोग आगे देखेंगे। तो आज के क्लास में यहीं पर छोड़ दिया जाता है आपके लिए। अगली क्लास में पहले आप लोग इस पूरे लॉर्ड को याद करके रखेंगे, तब हम लोग 1909 का अधिनियम और 1919 का अधिनियम और 1935 के अधिनियम के ऊपर चर्चा करेंगे। मुख्यतः 1935 के अधिनियम से ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी और यहीं से हमारा मुख्य विषय प्रारंभ होगा। इसके पहले हम लोग पहले इतिहास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक हो तो शेयर जरूर करें। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए होगा कि कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक थी जिसका नाम था दास कैपिटल। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यही होगा आपके लिए कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है कि प्रकाशन वर्ष इसका क्या है। आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर बहुत सा एमसीक्यू टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट बहुत जल्द आने वाला है। आप उससे जुड़िए और उसका जवाब डेली बेसिस पे आप करेंगे। फिलहाल आपके लिए 15 प्रश्नों का जीके जीएस का सवाल और 15 ही इंग्लिश का
सवाल अपलोड किया जा रहा है। आप इसका भी जवाब हो तो आप पेज पर जाएं और डेली 15 जीके और 15 इंग्लिश के शब्दों को इंग्लिश के टेस्ट दे और देखा जाए किनका जवाब सबसे ज्यादा सही आता है। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।